Good evening, everyone. गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर रहे थे। उसमें अब हम लोग कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं आगे, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं स्टूडेंट्स, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, ठीक है, 1749 से 54 तक। और फिर जो तृतीय हुआ है वो आपका हुआ है 1756 से 63 तक। अब एक एक करके हम लोग इसकी बात करेंगे, पहले प्रथम, द्वितीय, फिर तृतीय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसका कारण क्या था, कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ क्या। तो अब सबसे पहला समझिए कि एक मेन कारण इसका 1740 में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध शुरू। देखिए हमने कहा ना कि आपका 1746 और 48 के बीच चला है, तो ये भारत का है। एक्चुअल में ये युद्ध ऑस्ट्रिया में, जो यूरोप में पड़ता है आपका, तो वहां पर उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। तो क्योंकि वहां पर युद्ध शुरू हो गया, तो जो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उनके बीच यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, एक रीजन तो ये था कि वहां से, लेकिन तात्कालिक कारण अगर हम देखें क्या था, तो 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जलपोतों को कब्जा कर लिया था। एक्चुअली बार्नेट एक अंग्रेज था और इसने क्या किया था कि फ्रांसीसी जहाजों पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो फिर आप सीधा सा समझेंगे कि तात्कालिक कारण ये था कि बार्नेट जो कि अंग्रेज था उसने फ्रांसीसी जलपोतों पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1740 में ये उत्तराधिकार का युद्ध मतलब ऑस्ट्रिया का चल रहा था। भारत में न्यूज कब पहुंची है? 1744, मतलब काफी समय बाद यहाँ पर पहुंची। और उसी के बाद ये बार्नेट को भेजा गया था 1746। तो उसने आते ही पहले जो फ्रांसीसी जलपोत थे उस पर उसने कब्जा कर लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना। अब एक और बात समझनी है स्टूडेंट कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय उस समय क्या था। तो
मेन हेडक्वार्टर जो था इनका फ्रांसीसियों का वो पौंडीचेरी था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पौंडीचेरी इनका मुख्यालय था। और उप कार्यालय का मतलब इसके अलावा ये लोग और भी कई जगह किले बना रखे थे, फैक्ट्रियां इन्होंने कर रखी थी। तो जैसे मछलीपट्टनम, माहे, कराईकल, सूरत और चंद्रनगर। चंद्रनगर आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, सॉरी राजस्थान कह रहे हैं, चंद्रनगर आपका ये बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो जब ये न्यूज यहाँ भारत में पहुंची है ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर के, तो पौंडीचेरी जो कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय है और मद्रास जो है अंग्रेजों का है, तो इस समय है कौन? तो फ्रांसीसियों में कौन है? डुप्ले। आप अगर देखें तो यहाँ का जो गवर्नर है फ्रांसीसियों का, वो इस समय डुप्ले है। और जो अंग्रेजों का है वो कौन है? निकोलस मोर्स। मतलब ये कर्नाटक प्रथम युद्ध शुरू हो रहा है, तो इस दौरान फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर कौन है? तो वो आपका डुप्ले है। जबकि अंग्रेजों की तरफ से वो कौन है? निकोलस मोर्स, जो कि मद्रास। क्लियर? और डुप्ले का एक मित्र है, डुप्ले का एक मित्र है, उसका नाम है ला बोर्डोने। देखिए इधर ये पॉइंट, ला बोर्डोने, ये किसका मित्र है? ये डुप्ले का मित्र है। और एक गवर्नर कहाँ का है स्टूडेंट? मॉरिशस का गवर्नर है। ठीक है, तो ये इसको न्यूज भेजता है कि मतलब अंग्रेजों को हराना है और अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो बिल्कुल आ जाओ। तो ला बोर्डोने जो मॉरिशस का गवर्नर है वो पहुंचता है भारत, मतलब डुप्ले के पास। और इस मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? डुप्ले। तो डुप्ले ला बोर्डोने की मदद से मद्रास पे कब्जा कर लेता है। किसका पुत्र है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का नवाब है। तो कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो भेजता है महफूज खां को। असल में हुआ क्या था कि डुप्ले ने जब मद्रास पे कब्जा किया था तो उसने आश्वासन दिया था कर्नाटक के नवाब को कि मतलब जीतने के बाद मैं आपको ये दे दूंगा। बट डुप्ले ऐसा नहीं करता, तो इससे ये जो अनवरुद्दीन है ये गुस्सा हो जाता है और एक बड़ी सेना के साथ महफूज खां को भेजता है डुप्ले से लड़ने के लिए। बट इस युद्ध में डुप्ले की जीत होती है और जो महफूज खां है वो हार जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेंट टोमे युद्ध के बारे में। इसी के बाद संधि हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो युद्ध था यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का, वह वो भी समाप्त हो चुका था। तो जैसे वहां पे समाप्त होता है तो यहाँ भारत में इन लोगों के बीच संधि हो जाती है। तो संधि को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स ला सापेल की संधि, जो कि 1748 में होती है। और इसी के दौरान कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है। क्लियर हो गई सबको बात? किसके बीच होगी संधि? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, एक्स ला सापेल। क्या मुख्य बात थी इसकी? तो क्योंकि मद्रास कब्जे में किसने कर लिया था? फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों ने कर लिया था, लेकिन था किसका? ये अंग्रेजों का। तो इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को मिल गया और फ्रांसीसियों को यूरोप में एक जगह है लुइसबर्ग, ये लुइसबर्ग पड़ता है आपका, तो लुइसबर्ग किसको दे दिया गया? फ्रांसीसियों को। ये यूरोप की उधर बात हो रही है, ठीक है, अमेरिका के साइड। और तो लुइसबर्ग ये फ्रांसीसियों को दे दिया गया है, जबकि मद्रास जो भारत में है वो अंग्रेजों को मिल गया। तो इस तरह से जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है इस संधि के साथ आपका समाप्त कर दिया जाता है, एक्स ला सापेल की संधि। तो आपको याद रखना है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ है, किनके बीच हुआ है, तात्कालिक कारण क्या था और किस संधि के अनुसार ये खत्म किया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब हुआ? 1749 से 1754। ठीक है, अब ये जो है मेनली ये यूरोप से उतना रिलेटेड नहीं है, ये अपने भारत से ही रिलेटेड है। जैसे पहला कर्नाटक युद्ध देखा कि वो यूरोप से रिलेटेड था, बट इसको समझने के लिए हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे। तो कारण क्या है? दो कारण आपके समझ में आते हैं। एक पहला, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि गद्दी खाली हो चुकी थी। अब गद्दी खाली हो गई थी तो किसी न किसी को तो बैठना ही था। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम कहे जाते हैं और कर्नाटक के नवाब कहे जाते हैं।
हैदराबाद में आसफ जाह निजामुल मुल्क ये निजाम थे और इनकी मृत्यु के बाद ही असल में पूरा शुरू होता है घटनाक्रम, जब गद्दी खाली होती। तो आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है। अब जरा समझिएगा, इसका एक पुत्र है नासिर जंग, एक दूसरा पुत्र जो छोटा पुत्र है वो है सलावत जंग, और इसका पौत्र है मुजफ्फर जंग। तो अब गद्दी की लड़ाई इनमें चलेगी। तो मेन किसके बीच चल रही है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में। नासिर जंग को किसका समर्थन है? अंग्रेजों का। अंग्रेज चाहते हैं कि नासिर जंग गद्दी पर बैठे, फ्रांसीसी चाहते हैं मुजफ्फर जंग बैठे। तो इसमें असल में ये लोग शामिल हो जाते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसलिए ये युद्ध संभावी हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। इधर कर्नाटक में क्या चल रहा है? दोस्त अली था, दोस्त अली मर जाता है, उसका एक पुत्र है अनवरुद्दीन और उसका दामाद है चांदा साहब। अनवरुद्दीन को समर्थन किसका है? अंग्रेज। अंग्रेज सोच रहे थे कि कर्नाटक में जो नवाब बने वो अनवरुद्दीन बने, जबकि जो फ्रांसीसी सोच रहे थे वो सोच रहे थे कि जो चांदा साहब हैं वो बने। तो फिर दोनों शामिल हो गए, यानी कि फिर लड़ाई होगी। तो ये है मेन कर्नाटक द्वितीय युद्ध का रिजल्ट, हैदराबाद के निजाम का बनाना और कर्नाटक के नवाब का बनाना। तो एक प्रकार से ये उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे, और चांदा साहब का जो पुत्र है वो रजा खान। देखेंगे अभी मेन चांदा साहब और अनवरुद्दीन है, और इधर कौन है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, अच्छा, अब होता है इनके बीच एक युद्ध, इसी को लेकर के अंबुर का युद्ध। तो अंबुर का युद्ध जो होता है वो 3 अगस्त 1749 में लड़ा जाता है। किनके बीच, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है, चांदा साहब कर्नाटक जो दोस्त अली के दामाद हैं। ठीक है, अभी हमने बताया ना दोस्त अली का दामाद जो कर्नाटक का नवाब था, तो चांदा साहब वो हैं। और मुजफ्फर जंग कौन है? तो मुजफ्फर जंग कौन है? हैदराबाद के जो निजाम थे उनका वो पौत्र है। तो ये एक तरफ तो ये लोग हो गए, मतलब ये फ्रांसीसी सपोर्ट है भाई, डोपले फ्रांसीसी है ना, तो ये फ्रांसीसी सपोर्ट है। और किसके बीच हुआ? अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब बनना चाहता है, मोहम्मद अली, ठीक है, जो पुत्र है, देखिए अनवरुद्दीन और उसका पुत्र, इनसे लड़ाई हुई। सपोर्ट कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। ठीक है, इस युद्ध में डोपले की जो टीम थी उनकी जीत हो जाती है, यानी कि चांदा साहब और मुजफ्फर जंग जो है उनकी टीम जीत जाती है। अनवरुद्दीन इसमें मारा जाता है युद्ध में, और मोहम्मद अली जो है तृष्णापल्ली भाग जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम ये युद्ध देखें, अंबुर का युद्ध, तो इसमें विजय किसकी हुई? फ्रांसीसियों की, क्योंकि एक प्रकार से वो सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, 1750 में नासिर जंग का कर्नाटक पर आक्रमण होता है। देखिए समझिए जरा, अब यहां पर जब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो नासिर जंग है, अब देखिए इधर ये जो नासिर जंग है, हैदराबाद का जो निजाम बनना चाह रहा है, अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? अंग्रेज। तो अंग्रेज इसको भड़काते हैं कि आप जाइए कर्नाटक पे अटैक करिए, हम आपके साथ दे रहे हैं। तो नासिर जंग क्या करता है कि 1750 में ही कर्नाटक पे आक्रमण करता है, और संयोग से कि मुजफ्फर जंग को वहां पर बंदी बना लिया जाता है, जो कि सपोर्ट कर रहा था फ्रांसीसियों का। एक दिक्कत और होती है कि इस समय डुप्ले वगैरह इसकी मदद नहीं कर पाते। जब ये नासिर जंग का आक्रमण होता है तो वहां पे फ्रांसीसी इसकी मदद नहीं कर पाते, जिससे मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुप्ले एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। जो नासिर जंग के मेन सेनापति थे और उसके जो मुख्य मुख्य मतलब लड़ने वाले लोग थे, उनको वो अपनी तरफ मिला लेता है पैसे देकर। ठीक है, और जिससे उसके जो सेनापति ही हैं, जो सेना के लोग ही है, वो मार देते हैं किसको? नासिर जंग को। तो 1750 में ही नासिर जंग की हत्या हो जाती है। क्लियर? नासिर जंग की हत्या हो गई। अब तो देखो एक ही लोग बचे भाई, नासिर जंग की हत्या हुई तो कौन बचा? मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब इसको मिलेगा। तो भाई इसको घोषणा कर दी जाती है कि मुजफ्फर जंग को अब हम लोग हैदराबाद का निजाम बनाएंगे। तो बुस्सी जो सेनापति है, बुस्सी सेनापति है, वो मुजफ्फर जंग को जब निजाम घोषित कर दिया जाता है तो वो मुजफ्फर जंग को लेकर के हैदराबाद के लिए निकलता है। बट संयोग से रास्ते में ही मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। ठीक है, मतलब हैदराबाद पहुंच। तो अब अगर ये पहुंच गया होता तो निजाम बन जाता, लेकिन नहीं पहुंचा तो फिर से गद्दी खाली। तो अभी आपने देखा कि एक लोग बचे हुए हैं, कौन? सलावत जंग। ये छोटा भाई है
नासिर जंग का, तो सलावत जंग को भी सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांसीसी कर रहा है। तो इस तरह से सलावत जंग को अब घोषित कर दिया जाता है हैदराबाद का निजाम। तो फाइनली जो हैदराबाद का निजाम बनता है वो कौन बनता है? सलावत जंग बनता है फ्रांसीसियों के समर्थन से। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गई। तो उधर चांदा साहब और इधर सलावत जंग। ठीक है, तृष्णापल्ली का घेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1751 में ये क्वेश्चन बनता है तृष्णापल्ली का घेरा का। तो मद्रास का एक नया गवर्नर बनकर आया जो अंग्रेजों की तरफ से आया, वो कौन है? थॉमस सैंडर्स। थॉमस सैंडर्स ये बन के आता है गवर्नर। और आपने देखा था कि मोहम्मद अली जो है तृष्णापल्ली भाग गया था। ठीक है, तो ये जो थॉमस सैंडर्स है इसने मोहम्मद अली की सहायता के लिए कहा कि भैया मैं आपकी सहायता करूंगा, और ये तृष्णापल्ली पहुंच जाता है अपनी सेना को लेकर। कौन? थॉमस सैंडर्स जो नया गवर्नर बन के आया। तो ये वहां पहुंचता है। और साथ में एक और चीज होती है कि जो तंजौर है और मराठा हैं ये भी अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। तो एक प्रकार से ये लोग काफी मजबूत बन जाते हैं। भाई मोहम्मद अली तो देखो है ही जो तृष्णापल्ली में है, थॉमस सैंडर्स अंग्रेज अपनी सेना लेके पहुंच ही जाता है, साथ में तंजौर का शासक और मराठा शासक भी अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। तो अब इनका पलड़ा भारी हो गया है ना। ठीक है, लेकिन इसी समय न्यूज पहुंचती है फ्रांसीसियों के पास। तो फ्रांसीसी भी क्या करते हैं कि चांदा साहब के मदद के लिए ये अपनी सेना भी तृष्णापल्ली भेज देते हैं। तो भाई अब उधर से अंग्रेज अगर सपोर्ट कर रहा है तो हमको भी सपोर्ट। इसका कोई बहुत रिजल्ट निकला नहीं तृष्णापल्ली का। जिस समय ये चल रहा था ना उसी समय एक और घेरा हो गया जिसको कहते हैं अर्काट का घेरा। कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, ये अंग्रेजों की सेना में एक रॉबर्ट क्लाइव है जो 1751 में अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। असल में हुआ क्या कि रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब थॉमस सैंडर्स को एक सुझाव दिया कि आप तृष्णापल्ली में पड़े हुए हैं, इससे बेटर है कि आप अर्काट को घेर लीजिए जो वहां की राजधानी है कर्नाटक की, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सैंडर्स कहता है कि जब तुम्हारा ही ये प्लान है तो तुम ही जाओ। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में अर्काट पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। ठीक है, इस जीत के बाद क्लाइव और लॉरेंस जिसने साथ दिया था क्लाइव का, 1751 में ये चांदा साहब प्लस फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर तृष्णापल्ली पर अधिकार कर लिया। देखो तृष्णापल्ली का घेरा चल ही रहा था, इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पे घेरा डाल के उसको जीत लिया। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं वापस तृष्णापल्ली को जीत लूं। तो अब इस चीज में मदद लॉरेंस के लिए उसने, ठीक है, उसका सहयोगी जो, और इन लोगों ने मिलकर के वापस तृष्णापल्ली की तरफ कूच कर दिया। वहां पर चांदा साहब और जो फ्रांसीसी कमांडर लॉ को हराया गया है और तृष्णापल्ली पर घेरा कर लिया गया। और इसी युद्ध में चांदा साहब मारे गए। जब ये तृष्णापल्ली पे आक्रमण किया है तो चांदा साहब मर गए। ठीक है, अब चांदा साहब मर जाएंगे तब कर्नाटक का कोई तो नवाब बनाया जाएगा। तो किसको बनाया गया? मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र। अनवरुद्दीन भी मारा जा चुका है, चांदा साहब भी मारे जा चुके हैं। अब या तो मोहम्मद अली है या तो रजा खां है। तो रजा खां क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फ्रांसीसियों का सपोर्ट है और अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोहम्मद अली को। तो जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। तो ऑब्वियस सी बात है मोहम्मद अली बनेगा। तो मोहम्मद अली कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, है ना। तो मोहम्मद अली को वहां का नवाब बना दिया जाता है कर्नाटक का। ठीक है, और क्या होता है कि 1754 में डोपले को फ्रांसीसी जो थे गवर्नर, फ्रांसीसी जो वहां के सरकार, उसने डोपले, तो ध्यान रखिएगा 1754 में डोपले फ्रांस वापस जाना पड़ा और नया गवर्नर गोडे ह्यू बन के आया। अब एक बात हम ये कहेंगे कि ये जो इनका डिसीजन है ये फ्रांसीसियों के लिए काफी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि डुप्ले काफी अच्छा मैनेज कर रहा था। लेकिन जब ये डुप्ले चला जाएगा ना तो गोडेह्यू जो आएगा वो संभाल नहीं पाएगा, है ना। यहाँ से फ्रांसीसियों की हार एक लगभग तय हो जाएगी। तो 1754 में डुप्ले वापस गया है और इधर क्या हुआ, पौंडीचेरी की संधि आया है। तो गोडेह्यू ने सीधे संधि कर लिया आकर के अंग्रेजों से, और उसी संधि को क्या बोला गया है?
पौंडीचेरी का संधि बोला गया है। 1755 में अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ और युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध इस संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? ये संधि हो गई है पौंडीचेरी की, ध्यान रखना। और डुप्ले वापस जा चुका है, गवर्नर कौन बन के आ गया? गोडेयू। कर्नाटक का तृतीय युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, 56 से 63 तक चलता है। 1756 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए, अब जैसे दूसरा जो युद्ध था वो तो भारत में रीजन था उत्तराधिकार को लेकर, जो तीसरा है ये अब यूरोप से रिलेटेड है। वहां पर युद्ध फिर से शुरू हो गया, किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अब जैसे न्यूज यहाँ पहुंचेगी, यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया है कि जहां भी ये लोग थे वो युद्ध शुरू कर दे रहे थे। लेकिन इस युद्ध के समय ही जब ये एक्चुअल में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ है 56 में, तो अगले ही साल 57 में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और इसमें मेन रोल था क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, और ये बहुत बड़ी विजय थी इनकी, क्योंकि बंगाल एक बहुत मतलब समझ लीजिए कि व्यापारिक दृष्टि से काफी उन्नत था, और बंदरगाह वगैरह भी थे जहां से व्यापार होता था। तो इस पर अधिकार करने से जो अंग्रेज है उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ, जो सिराजुद्दौला, इसकी हम लोग बात करेंगे आगे भी। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ प्लासी का युद्ध। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें अंग्रेज की विजय होती है, और यहां से इन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित करना एकदम शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी गवर्नर कौन आ गया? काउंट डी लाली। अब इस समय एक फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली आया है। कब पहुंचा भारत? 1758 में। ठीक है, आते ही इसने क्या किया, जून 1758 में फोर्ट सेंट डेविड का किला है जो अंग्रेजों के अधिकार में था, इस पर इसने अटैक करके जीत लिया। मतलब आया है काउंट डी लाली और इसने फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो अंग्रेज चुप तो बैठेंगे नहीं, तो फिर अब इनके बीच युद्ध होगा, वांडीवास का युद्ध। क्या कहलाएगा? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास एक जगह का नाम है, मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच एक स्थान पड़ता है वांडीवास, और वहीं पर यह युद्ध हुआ है जिसकी वजह से इसको वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ है स्टूडेंट? 1760 में। तो 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा है? सर आयरकूट। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो सर आयरकूट है इस समय। और फ्रांसीसी तो खैर आपका वो देख लिया आपने, काउंट डी लाली जो है किसके? सर आयरकूट। मतलब फिर से अंग्रेजों की जीत हुई है। तो वांडीवास के युद्ध ने ये तय कर दिया कि अब आगे भारत पे शासन कौन करने वाला, क्योंकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जो वांडीवास का युद्ध याद रखिएगा 1760 में। और 1761 में अगले ही उसमें पौंडीचेरी को भी जीत लिया। पौंडीचेरी किसका मुख्यालय था? फ्रांसीसियों का। तो आपने देखा कि पौंडीचेरी पर भी अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, अब इन्हीं की सत्ता यहाँ चलने वाली है। तो अब हम कहेंगे कि किस संधि से ये खत्म हुआ, तो कहते हैं हम लोग पेरिस की संधि। जैसे हमने देखा कि हर कर्नाटक युद्ध के बाद एक संधि हुई है, तो इसके बाद भी एक संधि हुई है जिसको पेरिस की संधि कहा जाता है। तो 10 फरवरी 1763 में पेरिस की संधि से, तो उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी यह युद्ध समाप्त हो गया। कहां पर? भारत। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हो गया। क्लियर? अब ये जो पॉइंट था इसमें कुछ चीजें थी कि अब जो फ्रांसीसी हैं वो अपनी सेना नहीं रखेंगे, मतलब व्यापारिक तरह से ही काम करेंगे। अब तो अब एक प्रकार से राजनीतिक कैरियर अब जो फ्रांसीसियों का है वो नहीं रहेगी। आप समझ गए कि अब केवल अंग्रेज ही को अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये कर्नाटक के युद्ध है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच का हम लोग समझते हैं। और तीनों युद्ध के बाद संधि हुई है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हम लोग करते हैं। और ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था टॉपिक, वो अब खत्म होता है आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो वहां पर हम लोग प्लासी के युद्ध को डिटेल में देखेंगे, और आगे चल के हम लोग बक्सर का युद्ध भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
Thank you, everyone.